नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मराठों के स्वतंत्रता संग्राम की। यह इतिहास की एक ऐसी कड़ी है जिसमें औरंगजेब जैसे बड़े, विशाल, ताकतवर बादशाह को मराठों ने परास्त किया था और आखिरकार उसको इसी महाराष्ट्र की भूमि में दफन किया गया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को अब यह लगने लग गया था कि वह आसानी से मराठों पर जीत हासिल कर सकता है और उसी समय औरंगजेब का बेटा शहजादा अकबर उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था, लेकिन औरंगजेब ने उस विद्रोह को मिटाया। तब जाकर शहजादा अकबर दक्षिण में अभी अभी बने छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में आया। इससे औरंगजेब चिढ़ गया, उसे मराठों को तो परास्त करना ही था और अपने बेटे के विद्रोह को समाप्त करने के लिए वह खुद विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा। और सही मायने में यही से शुरुआत होती है मराठों के स्वतंत्रता संग्राम की। एक ओर बादशाह औरंगजेब और दूसरी ओर मराठे। तो 1680 से लेकर 1707 तक इस दौर में मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज एवं महारानी ताराबाई ने स्वराज्य की रक्षा की। इस 27 सालों में मराठों ने मुगलों का कड़ा विरोध, कड़ा प्रतिकार किया। 1680 से लेकर 1707 का यह दौर जो है वह भारतीय इतिहास में मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। आइए इसमें सबसे पहले हम इस स्वतंत्रता संग्राम के पहले वीर नेता छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जान लेते हैं। यह युवराज छोटा है, फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही शूरवीर है। यह बोल है एबेकेरे नामक तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी के। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि छत्रपति संभाजी महाराज किस प्रकार से धैर्यशील वीर और वह भारत के वह सपूत थे जिन्होंने अपने स्वराज्य की रक्षा की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 पुणे के निकट पुरंदर नाम का किला है जो सासवड़ तहसील में है, यहाँ पर हुआ था। यह शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और शिवाजी महाराज के बाद अगले छत्रपति थे। शिवाजी महाराज द्वारा अपने कार्यकाल में ही संभाजी महाराज को राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की शिक्षा प्रदान की गई थी। शिवाजी महाराज के साथ ये रहे थे और अनेक अभियानों में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो अपने पिताजी की तरह यह महान थे और इनको प्रशासन के संबंधित जानकारी थी। अब देखते हैं कि मुगलों के साथ संघर्ष किस प्रकार से हुआ। तो औरंगजेब का सपना था कि वह काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक एक छत्र शासन हासिल करेगा और पूरे भारतवर्ष पर वह कब्जा करेगा। लेकिन यह उसका सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि मराठों ने औरंगजेब की मंशा को कहीं पे रोक के रखा और आखिरकार औरंगजेब ही नहीं, मुगलों को ही जड़ से उखाड़ने का काम किया। जैसे कि मैंने बताया कि औरंगजेब के बेटे शाहजादा अकबर ने अपने पिताजी के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था और वह विद्रोह वो औरंगजेब ने दबा भी दिया था। लेकिन उसके बाद अकबर दिल्ली से दक्खन में, दक्खन मतलब जो अभी का जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का जो उत्तरी हिस्सा है, तो अकबर का दमन करने के लिए और मराठों को परास्त करने के विचार से औरंगजेब दक्खन में आ पहुंचा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है अभी, तो यहाँ से यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इस पूरे प्रदेश पर औरंगजेब अपनी सत्ता प्रस्थापित करना चाहता था। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक उसका शासन फैल चुका था। यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली से वह दक्षिण की ओर आ गया। हम देखते हैं कि उसी समय महाराष्ट्र के इस प्रदेश में सिद्दी थे और दक्षिण में गोवा नाम का राज्य है। यहाँ पर पुर्तगालियों का राज्य था। यहाँ पर हैदराबाद है जहाँ कुतुबशाही अपना अधिकार जमा रही थी और आदिल शाही का भी कुछ क्षेत्र इस जगह पर था। तो इस प्रकार से संभाजी महाराज को शुरुआत में 1682 से लेके जो है मुगलों के साथ, पुर्तगालियों के साथ और जंजीरा के सिद्दी के साथ संघर्ष करना पड़ा था। तो यहीं से शुरुआत होती है मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के पहले अध्याय की। अब यहाँ पर एक भूल मत कीजिए कि मैं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मराठी जो है, यह शब्द जो है यह सभी के लिए है।
मतलब उस समय महाराष्ट्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको मराठों या मराठा के नाम से जाना जाता था। नासिक के पास एक किला है जिसका नाम है रामसेज। औरंगजेब को पता था कि अगर किलों को जीता जाए तो मराठों की ताकत कम हो सकती है। लेकिन औरंगजेब को ये पता नहीं था कि इन किलों को जीतने के लिए कितना समय लग सकता है। इसी रामसेज किले को जीतने के लिए औरंगजेब को बहुत समय लगा। लगभग 4 से 5 वर्ष यह वहां पर ही घेरा डालकर रहा, लेकिन यह किला जो है वह जल्दी जीत नहीं पाया। और ऐसे 200-300 के ऊपर किले महाराष्ट्र में थे, मराठों के पास थे। अगर एक किले को भी वह 4-5 वर्षों तक जीतता रहेगा या उतना समय देगा, तो उसकी जिंदगी में भी यह पॉसिबल नहीं था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसे बाद में अल्पावधि में बोध भी हो गया कि मराठों को हराना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर नासिक के पास रामसेज नाम की जगह है। यह पुणे, इसके बाद सतारा, यहाँ पर ये यहाँ पर कोस्टल एरिया जो तटीय प्रदेश है महाराष्ट्र का, यहाँ पर अलीबाग अलीबाग या रायगढ़ के पास जो है मुरुड जंजीरा नाम का किला है। यहाँ पर सिद्धियों का राज था। और यहाँ पर सिंधुदुर्ग जिले के दक्षिण में और कोल्हापुर के दक्षिण में यहाँ पर गोवा नाम का राज्य था। यहाँ पर पुर्तगाली शासन कर रहे थे। हम देखते हैं कि आदिल शाह बीजापुर गुलबर्गा का जो एरिया है, यहाँ पर आदिल शाही थी। और हैदराबाद का जो एरिया है इस जगह पे तेलंगाना के पास, अभी जो तेलंगाना है यहाँ पर कुतुबशाही राज्य कर रही थी। तो ये पुणे, अहमदनगर का कुछ हिस्सा, नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, इस जगह पर, इस क्षेत्र में मराठों का राज्य था। अब देखिए कि जब औरंगजेब दक्षिण में आया तो उसने क्या किया कि अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, और उसने जो जंजीरा के सिद्दी थे उनको भी अपने इसमें मिला लिया। और इस प्रकार से उसने गोवा के पुर्तगालियों को भी अपने ओर मिला लिया। इस प्रकार से औरंगजेब की ताकत बढ़ गई। तो इस कारण से संभाजी महाराज को सबसे पहले सिद्दी के विरुद्ध अभियान चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम देखते हैं कि जंजीरा का जो सिद्दी था वो मराठी प्रदेश में आकर बड़ी उत्पात मचाता था, आगजनी है, लूटपाट है, अत्याचार करता था। और इस कारण से संभाजी महाराज को सिद्दी को परास्त करना था, उसके विरुद्ध अभियान चलाना था। तो संभाजी महाराज द्वारा जो मुरुड जंजीरा नाम का जो किला है, उसके पास दंडराजपुरी नाम का किला है जो सिद्धियों का था, उस किले को घेरा और जंजीरा किले पर तोपें भी दागी। लेकिन उसी समय यह समाचार आया कि मुगलों ने स्वराज्य के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण किया है, और इस कारण से जो हाथ में आया हुआ जो विजय है, जो जीत है, उसको अधूरा छोड़कर संभाजी महाराज को स्वराज्य की रक्षा करने के लिए अभियान से दूर होना पड़ा, अभियान को अधूरा छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। देखिए कि संभाजी महाराज का जो समय जो है वह पूरी लड़ाइयों में व्यस्त हो रहा है। तो 1683 में पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान चलाना पड़ा। ये पुर्तगाली जो थे यूरोपियन थे और पुर्तगाल नाम के देश से यहाँ पर आकर राज्य कर रहे थे। तो गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल चुके थे। तो संभाजी महाराज ने अभियान चलाया और पुर्तगालियों के रेवदंडा नामक बंदरगाह पर धावा बोल दिया। और इसी के प्रत्युत्तर में क्या किया पुर्तगालियों ने, वहां पर फुंडा नाम का एक किला है जो मराठा और पुर्तगालियों की सीमाओं पर था, तो उसे घेरा। लेकिन संभाजी महाराज और उनके सैनिकों ने इस घेरे को तोड़कर गोवा पर आक्रमण किया। इसमें पेशाजी नामक सरदार ने बड़ा ही शौर्य दिखाया। अब गोवा दूर नहीं था और पूरे गोवा पर संभाजी महाराज का अधिकार प्रस्थापित ही होने वाला था। लेकिन तभी तक एक खबर पहुंची कि मुगलों ने दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किया है, और इस कारण से यह भी अभियान संभाजी महाराज को अधूरा छोड़ना पड़ा मुगलों के प्रतिकार के लिए। अब देखिए कि मराठे ताकतवर तो थे ही, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की अच्छी बुनियाद नींव डाल रखी थी। अब संभाजी महाराज भी स्वराज्य को अच्छे से चला रहे थे, उनको अपने पिताजी से अच्छी शिक्षा दीक्षा मिल चुकी थी। औरंगजेब ने कुछ समय आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत करने के लिए अपना ध्यान मराठों से हटाया। देखिए कि औरंगजेब की इच्छा कैसी थी। आदिल शाही और कुतुब शाही ये मुस्लिम राज्य ही थे, लेकिन पूरा बादशाह बनना था काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक, इसलिए उन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने भाइयों की हत्याएं भी की थी। तो देखिए कि किस प्रकार से फिर बाद में औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध जो चलाया हुआ अभियान था उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया,
और उसने बाद में कुछ ही समय में आदिल शाही और कुतुब शाही को जीत लिया। तो यहाँ पर उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उसको जो आदिल शाही और कुतुब शाही की जो सेना थी और जो खजाना था, वो धन, वो संपत्ति उसके कोष में आ गई और इस प्रकार से उसकी स्थिति जो है दृढ़ हो गई, वो ताकतवर बन गया। अब उसने क्या किया कि मराठों को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया। वह स्वराज्य पर चारों ओर से आक्रमण करने लग गया और इसी आनन-फानन में मराठों के जो सरदार थे, जो शिवाजी महाराज के समय से थे, हंबीरराव मोहिते जी, इनको वीरगति प्राप्त हो गई औरंगजेब का मुकाबला करते समय। तो देखिए कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि संभाजी महाराज स्वराज्य की रक्षा कर रहे थे, औरंगजेब का मुकाबला कर रहे थे और इसमें बहुत सारे मराठी जो है वीरगति को भी प्राप्त हो रहे थे, लेकिन औरंगजेब मराठों को पूरी तरह से जीतने में नाकामयाब रह रहा था। तो ऐसे स्थिति में भी, ऐसी दौड़-धूप में भी संभाजी महाराज ने स्वराज्य को अच्छी तरह से सँभाला, राज्य प्रशासन कुशलतापूर्वक चलाया, जनता की तरफ ध्यान दिया, रैत जिसे कहा जाता है और निरपेक्ष न्याय प्रथा और राजस्व व्यवस्था जो शिवाजी महाराज के समय से चली आ रही थी, उसको भी संभाजी महाराज ने ठीक से जारी रखा। जो गद्दार वतनदार थे, जो औरंगजेब से मिल चुके थे या फिर जनता का हित वह नहीं देखते थे, ऐसे वतनदारों और जागीरदारों को भी उन्होंने कठोर दंड दिए और स्वराज्य की रक्षा की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी येसुबाई, महारानी येसुबाई को भी राज्य प्रशासन के अधिकार दिए थे, उनके नाम से मुद्रा भी बनाई थी। तो संभाजी महाराज एक अलग ही शख्स थे, शिवाजी महाराज के बेटे थे। पूरी शिक्षा-दीक्षा शिवाजी महाराज की देख-रेख में उनको मिल चुकी थी। तो इस प्रकार से उनको संस्कृत का ज्ञान था और इसके अलावा अन्य भाषाओं पर भी उनका अधिकार था। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बुधभूषण नामक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था जिसमें राजनीति के बारे में बताया है, राजनीति कैसी होनी चाहिए या एक युवराज का कर्तव्य क्या होता है। इस प्रकार की पूरी जानकारी इस बुधभूषण नामक ग्रंथ में दी जा चुकी है। तो औरंगजेब की कोशिश शुरू थी और संभाजी महाराज स्वराज्य को मजबूत करने में अपना ध्यान दे रहे थे। और इसी प्रकार से औरंगजेब ने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत का प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया था और इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोल्हापुर और रत्नागिरी का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पर कस्बा संगमेश्वर नाम की जगह है। देशद्रोह हर जगह है। तो किसी ने खबर बताई या समाचार दिया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में ठहरे हुए हैं। तो इस प्रकार से मुकर्रब खान ने जो है वहाँ पर छापा डाला और संभाजी महाराज को बंदी बनाया। इस प्रकार से देखते हैं कि बाद में संभाजी महाराज को जो है औरंगजेब के सामने पेश किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 11 मार्च 1689 के दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज की अति क्रूरतापूर्वक हत्या की और इसी प्रकार से एक महान सेनानी, देश रक्षक वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने मरते दम तक स्वराज्य की रक्षा की, स्वराज्य को संभाला। लेकिन संभाजी महाराज की गति जो है मराठों के लिए एक प्रेरणा बन गई। मराठे पहले से ताकतवर हो गए और नए जोश से उन्होंने मुगलों का मुकाबला जारी रखा और वह पहले से ज्यादा प्रखर बन चुका था। उन्होंने अपनी आन-बान और शान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त कर ली थी। तो यह प्रेरणा आज भी नवयुवकों में जारी है और नवयुवक और हिंदुस्तानी भारतीय लोग इससे प्रेरणा लेकर दुश्मनों को परास्त करते हैं। हाँ, यह वही जगह है कस्बा संगमेश्वर, जहाँ पर संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया था। यहाँ पर संभाजी महाराज की एक प्रतिमा रखी हुई है। यहाँ पर 13वीं शताब्दी का कर्णेश्वर नाम का एक मंदिर भी है। तो यह है कस्बा संगमेश्वर। तो इस प्रकार से इस महान सेनानी ने, देश रक्षक ने स्वराज्य की रक्षा की। शिवाजी महाराज की देख-रेख में पले-बड़े संभाजी महाराज अपने पिताजी की तरह ही वीर थे, पराक्रमी थे और इन्होंने उस समय के औरंगजेब जो पूरे एशिया में एक ताकतवर शासक था, उसका मुकाबला किया। यह बलिदान उनका जो है आने वाली कई पीढ़ियों तक प्रेरणा बनता रहा और आगे चलकर यही स्वराज्य हम देखते हैं कि पूरे भारत में फैल चुका था। किसी ने ठीक ही कहा है, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गईं पर झुका नहीं,
दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छुटा नहीं। जीवा कटी खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का बेटा था वह, गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब, शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा पूछ लो इस संसार को। और यहाँ पर समाप्त होता है मराठों के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को अब ये लगने लगा था कि वो मराठों को अभी आसानी से जीत पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद संभाजी महाराज के छोटे भाई अगले छत्रपति बने और इन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष जारी रखा। तो देखना और सुनना न भूलिए छत्रपति राजा राम महाराज के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।